सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर लैब टेस्ट की। तो इसके इसके बारे में आपको सब कोई रफ सा एस्टिमेट होगा कि क्या इसका मतलब है। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब हमारे पास फीमेल आती है प्रेगनेंसी कंफर्मेशन के बाद, तो हम लोगों ने उसके कौन कौन से टेस्ट करवाने होते हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास सबसे पहले हम लोगों ने सीबीसी करवा लेना है, यूरिन कंप्लीट करवा लेना है, ब्लड ग्रुपिंग, वायरल मार्कर्स, रुबेला स्क्रीन, एसटीडी, टीबी स्क्रीनिंग। ठीक है, सीबीसी में हमने क्या देखना है। सीबीसी में हम लोगों ने देखना है एचबी कितनी है। प्रेगनेंसी में नॉर्मल एचबी कितनी होती है, किसी को आइडिया है। प्रेगनेंसी की नॉर्मल एचबी कितनी होती है। नॉर्मल एचबी कितनी होती है एक आम फीमेल की, जो प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट नहीं है, उसकी कितनी एचबी नॉर्मल होती है। उसकी नॉर्मल होती है, नॉर्मल कितनी एचबी होती है, 12 to 14। ठीक है, ये नॉर्मल फीमेल जो प्रेग्नेंट नहीं है उसकी है। जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है उसकी एचबी होती है नॉर्मल 10 to 12। ठीक है, 10 to 12 ग्राम पर डेसीलीटर। स्क्रीन शो हो रही है ना सबको, स्क्रीन शो हो रही है। ठीक हो गया। अच्छा, सीबीसी में हमने क्या देखना है, एचबी देख लेनी है। अच्छा, फीमेल की एचबी कम क्यों आती है, किसी को पता है। फीमेल की एचबी क्यों कम होती है, प्रेग्नेंट फीमेल की। 10 क्यों होती है। प्रेग्नेंट फीमेल की एचबी 10 इसलिए होती है क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर प्लाज्मा एक्सपेंशन होती है। प्लाज्मा एक्सपैंड कर जाता है, लेकिन आरबीसीज उतने के उतने ही रहते हैं। ठीक है, अब प्लाज्मा एक्सपेंशन की वजह से क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर आरबीसीज उतने ही रहते हैं। आरबीसीज की कंसेंट्रेशन उतनी ही रहती है। ठीक है, इस वजह से एचबी हमें कम नजर आती है। इसलिए हमारे पास मोस्ट जो एक्यूरेट इसका इंडिकेटर है ना एनीमिया का, वो क्या है, एमसीवी। अगर हमें प्रेगनेंसी में फीमेल की एचबी कम मिलती है तो हमने डायरेक्ट एमसीवी देखना होता है। ठीक है, अगर एमसीवी लेस देन 80 आ रहा है तो इसका मतलब ये है उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। ठीक है, लेस देन 80 अगर एमसीवी है तो इसका मतलब है उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। और अगर एमसीवी मोर देन 100 है तो इसका मतलब है उसको फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया है। ठीक है, नॉट विटामिन बी 12। प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। ठीक है, एचबी देखनी है, एचबी के बाद हमने डायरेक्ट एमसीवी देखना है। अगर हमारी एचबी लेस देन 10 है तो एमसीवी पे अगर हमारे पास लेस देन 80 हमारा एमसीवी है तो इसका मतलब है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। और अगर मोर देन 100 है तो इसका मतलब है विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी एनीमिया है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने टीएलसी काउंट देख लेना है इन्फेक्शन स्क्रीनिंग के लिए। प्रेगनेंसी के अंदर टीएलसी हमारा कितना हो सकता है, नॉर्मल 16,000 तक। नॉर्मल वैसे कितना होता है 10,000 तक, प्रेगनेंसी में कितना हो सकता है 16,000 तक नॉर्मल होता है। ठीक है, और अगर टीएलसी काउंट कम हो तो इसका मतलब है फीमेल को इम्यून सप्रेशन हो रही है, मतलब कि वो ज्यादा ससेप्टेबल हो जाएगी डिजीजेस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, अगर कम हो गए हैं प्लेटलेट्स, अगर प्रेगनेंसी में कम हो गए तो इसका मतलब क्या है, जेस्टेशनल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। जेस्टेशनल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ठीक है,
सॉरी। समझ आ गई? सीबीसी में हमें क्या क्या चीजें देखनी है? सबको क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट हमारे है यूरिन कंप्लीट। यूरिन कंप्लीट में हमें क्या देखना है सबसे पहले? सबसे पहले क्या आता है यूरिन कंप्लीट में? ग्लूकोज लेवल। ठीक है। ग्लूकोज, प्रोटीन्स, ग्लूकोज है, प्रोटीन्स है, कीटोन्स है, और डब्ल्यूबीसीज है। डब्ल्यूबीसीज। ठीक है। ग्लूकोज क्या देखते हैं? ग्लूकोज अगर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? डायबिटीज ओवर डायबिटीज, पेशेंट डायबिटिक है पहले से ही। ठीक है। उसके बाद अगर प्रोटीन्स आ रही है, इसका मतलब है पेशेंट को प्री एक्लेम्पशिया हो सकता है। ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग करनी है हमने। प्री एक्लेम्पशिया हो सकता है, ठीक है, अगर प्रोटीन्स आ रही हैं तो। ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग, क्योंकि ये तो अभी हम फर्स्ट सेमेस्टर की, जब हमारे पास पहले विजिट पे ही तब हमने इन्वेस्टिगेशन करानी, तभी हमने लेबल नहीं कर देना फीमेल को प्री एक्लेम्पशिया, ठीक है। प्रोटीन्स अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब है प्री एक्लेम्पशिया हो सकता है। नेक्स्ट हमारी क्या है? कीटोन्स। कीटोन्स का क्या मतलब है? डायबिटिक भी हो सकती है फीमेल, डीके के केस में। ठीक है, डायबिटिक केस में डायबिटिक फीमेल के अंदर कीटोन बॉडीज आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? डब्ल्यूबीसी काउंट। डब्ल्यूबीसी काउंट क्या इंडिकेट करता है? यूरिन इन्फेक्शन। ये बहुत खतरनाक होता है प्रेगनेंसी में। यूरिन इन्फेक्शन बहुत खतरनाक है। इवन इट कैन लीड टू प्रीटर्म प्रीमेच्योर बर्थ। ठीक है। समझ आ गई यूरिन कंप्लीट की? ग्लूकोज, प्रोटीन्स, कीटोन्स, डब्ल्यूबीसी। ठीक है। डब्ल्यूबीसी क्या इंडिकेट करता है? यूरिन इन्फेक्शन को। नेक्स्ट हमारा क्या है? ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग क्यों करानी होती है, किसी को आइडिया है? क्या चेक करते हैं ब्लड ग्रुप? ब्लड ग्रुप पता करके? एनीवन? चेक करने के लिए हम लोगों ने जो है ना, ब्लड ग्रुपिंग करानी होती है कि फीमेल आरएच नेगेटिव तो नहीं है। सबको स्क्रीन शो हो रही है? यस, बिल्कुल ठीक, इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ आरएच। सबको स्क्रीन शो हो रही है ना? चलें। ब्लड ग्रुपिंग आरएच स्टेटस इसको हम थोड़ी देर में तफसील से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद वायरल मार्कर्स करा लेने हैं। बी सी की स्क्रीनिंग करानी होती है हम लोगों ने। क्यों जरूरी होती है? बी की स्क्रीनिंग क्यों जरूरी होती है? फीमेल अगर बी पॉजिटिव है तो इसका मतलब है उसके बेबी को ट्रांसमिशन हो सकती है, ठीक है। उसके बेबी को ट्रांसमिशन हो सकती है। यस, बिल्कुल, टू अवॉइड वर्टिकल ट्रांसमिशन। बिल्कुल ठीक। सी जो होता है, ये नहीं होता, इसका रिस्क कम होता है, बहुत कम पॉइंट्स में। ये नहीं बेबी को ट्रांसफर होता। लेकिन ये अपनी, हम लोगों ने अपनी हिफाजत के लिए करानी होती है, पीसी की स्क्रीनिंग करवानी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी क्या है? रुबेला स्क्रीनिंग। रुबेला क्या होता है? रुबेला का अगर इन्फेक्शन हो, अगर फीमेल पहले से इम्यूनाइज्ड होगी, पहले से उसको इन्फेक्शन हुआ होगा, तो क्या होगा? उसकी आईजीजी पॉजिटिव होंगी, ठीक है। लेकिन अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको हो गया है तो आईजीएम पॉजिटिव होंगी। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? क्या मसला होता है अगर फीमेल रुबेला पॉजिटिव आ जाए प्रेगनेंसी के अंदर? किसी को कुछ आइडिया है? कोई बताना चाहेगा?
किसी को आइडिया है? कोई बताना चाहेगा? कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम, जी वो तो ठीक है, लेकिन होता क्या है उसमें, क्या चीज है? कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम में क्या होता है? यस, बिल्कुल ठीक, आई प्रॉब्लम्स, कार्डियक डिफेक्ट्स एंड बेबी आ जाते हैं, बिल्कुल ठीक है मन बिलाल, वेरी राइट। ठीक है, अगर लेस देन 7 वीक्स पे मदर को रूबेला का इन्फेक्शन हुआ है तो बेबी को क्या होगा? बेबी को क्या होगा? ब्लाइंडनेस। बेबी को आई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, लेस देन 7 वीक्स पे क्या होगा? आई प्रॉब्लम होगी। मोर देन 7 वीक्स पे अगर हुआ इन्फेक्शन तो क्या होगा? डेफनेस होगी, डेफ होगा बेबी। ठीक है, और अगर 3 to 5 वीक्स पे हुई है तो क्या होगा? कंजेनिटल कार्डियक डिफेक्ट्स होंगे, कंजेनिटल कार्डियक डिफेक्ट्स। ठीक है, अगर आईजीएम पॉजिटिव आ गई है तो हम लोग यही प्रेफर करते हैं कि अबॉर्ट, बेबी को अबॉर्ट करते हैं। ठीक है, अगर आईजीएम पॉजिटिव है तो इसका मतलब है बेबी अबॉर्ट करना है हमें। समझ आ गई है सबको? समझ आ गई है? चलिए, नेक्स्ट हमारा है एसटीडी की स्क्रीनिंग। एसटी की स्क्रीनिंग जो है ना जरूरी होती है, लेकिन हमारे यहाँ जो है ना इतनी नहीं करवाई जाती। क्लेमीडिया, गोनोरिया, एचआईवी। ठीक है, सफल्स, ये हमारी एसटीडीज हैं जो हम लोगों ने, जिनकी स्क्रीनिंग करवानी जरूरी होती है। ठीक है, एंटीबॉडीज, किस चीज की एंटीबॉडीज? अस्मा, रुबेला की एंटीबॉडीज की बात करिए आप? रुबेला की एंटीबॉडीज होती हैं अगर तो फीमेल के अंदर हम लोगों ने स्क्रीनिंग कराई, आईजीजी पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कुछ भी नहीं है। ठीक है, इन्फेक्शन नहीं है। आईजीएम पॉजिटिव है तो इसका मतलब है उसको इन्फेक्शन है, पॉजिटिव है। ठीक है, और अगर कोई एंटीबॉडी नहीं आई तो इसका मतलब है फीमेल कभी एक्सपोज ही नहीं हुई है इन्फेक्शन को। लेकिन फिर हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि फिर अगर प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन हो जाए ना तो फिर उसको कुछ भी नहीं किया जा सकता। उससे प्रेगनेंसी से पहले तो आपको पता है हम लोगों ने वैक्सीनेशन करवानी होती है फीमेल की। ठीक है, वैक्सीनेशन होती है फीमेल की रुबेला की, वो हमारी कम्युनिटी मेडिसिन में एक स्केड्यूल दिया होता था रुबेला वैक्सीनेशन का। ठीक है, समझ आ गई है? अच्छा, जो हमारी एसटीडी थी वो क्या थी? क्लेमीडिया, गनोरिया, क्लेमीडिया है, गनोरिया है। अच्छा, क्यों स्क्रीनिंग करानी जरूरी होती है इसकी? क्योंकि बेबी बर्थ पे, जब बेबी डिलीवर हो रहा होता है नॉर्मल डिलीवरी से, तो इसकी ट्रांसमिशन के चांसेस होते हैं फिर बेबी के अंदर। ठीक है, ये ट्रांसमिट हो जाती है बेबी के अंदर ड्यूरिंग एनवीडी। ठीक है, एनवीडी के टाइम पे ये डिलीवर हो सकती हैं, ट्रांसफर हो सकती हैं बेबी में। ठीक है, एचआईवी का तो आपको आइडिया ही है। एचआईवी तो जैसे ही जो है ना, अगर मदर एचआईवी पॉजिटिव होगी तो फीटस के अंदर ट्रांसमिशन होगी उसकी। ठीक है, सबको समझ आ रही है ना? क्लेमीडिया, गनोरिया, एचआईवी, सिफिलिस। अच्छा, इनकी स्क्रीनिंग के लिए हम लोगों ने क्या करवाना होता है? जो क्लाइमीडिया, गनोरिया होता है ना, इसके लिए हम लोगों ने डीएनए प्रॉब
टेस्ट कराना होता है। मदर का मदर का सैंपल लेके इन इनके लिए हम लोगों ने क्या करना होता है, डीएनए प्रॉप टेस्ट कराना होता है इन दोनों के लिए, क्लाइमेडिया और गनोरिया के लिए। एचआईवी के लिए आपको पता है इनिशियली हम स्क्रीनिंग के लिए क्या कराते हैं, एलाइजा, और कंफर्मेटरी हमारा क्या होता है, वेस्टर्न ब्लॉट। वेस्टर्न ब्लॉट हमारा कंफर्मेटरी टेस्ट होता है इसके लिए, ठीक है। और अगर बेबीज के अंदर कंफर्मेटरी बात करें, न्यूनेट्स जो डिलीवर होंगे एचआईवी पॉजिटिव मदर को, उसके लिए कंफर्मेटरी क्या होगा, पीसीआर। न्यूनेट्स के अंदर क्या कंफर्मेटरी होता है, पीसीआर। और मदर के अंदर क्या होगा, वेस्टर्न ब्लॉट, ठीक है। सिफल्स के लिए हम लोगों ने वीडीआरएल टेस्ट करवाना होता है। यस, ड्यूरिंग डिलीवरी ट्रांसफर होंगे ना, ट्रांसमिट होंगे, सॉरी। एसटीडीज की समझ आ गई है सबको? ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टीबी स्क्रीनिंग। नॉर्मली ये हमारे होती नहीं है इधर, लेकिन जो हमारे हाई रिस्क पेशेंट होते हैं ना, जो ऐसी पॉपुलेशन में रहते हो या ससेप्टेबल हो, जिनकी पहले फैमिली हिस्ट्री में हो, फैमिली में किसी को टीबी हो, तो हम उधर टीबी स्क्रीनिंग करा लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट सेमेस्टर पे, फर्स्ट विजिट पे जो हमारे टेस्ट होते हैं, ठीक है। समझ आ गए फर्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर की टेस्ट के हवाले से आप लोगों का कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट चलें। स्क्रीन शो हो गई है सबको? सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में हमने अपनी बेसलाइन तो करानी ही होती है, लेकिन उसके साथ हमने क्या कराना होता है, बेसलाइंस तो होंगी, उसके साथ प्लस क्या होगा, अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट कराएंगे और क्वाड्रुपल स्क्रीन कर। अल्फा फीटोप्रोटीन क्या इंडिकेट करती है, किसी को आइडिया है? एनीवन? अल्फा फीटोप्रोटीन का क्या रोल है, क्यों हम इसकी स्क्रीनिंग करवा रहे हैं? ट्यूमर को शो करती है सेमिनोमा, हो सकता है, लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर में ही क्यों, पर्टिकुलरली हम क्यों करवा रहे हैं इसकी स्क्रीनिंग को? अच्छा, जब हमारा जो फीटस होता है ना, ये प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, सबसे पहले जो प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है ना, तो उनमें से अल्फा फीटोप्रोटीन जो है ना, हमारी सबसे इनिशियली जो फीटल का लीवर प्रोड्यूस करता है ना, ये उनमें है, ठीक है। और 12 वीक्स तक जो है ना, फीटस के अंदर, उसके एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर ये पीक लेवल हो जाता होता है इसका, ठीक है, पीक पे चला जाता होता है। और फिर ये मदर की सर्कुलेशन में चला जाता है। 12 वीक्स के बाद ये मदर की सर्कुलेशन में जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। मदर की सर्कुलेशन में कब पीक तक जाता है, 30 वीक्स तक। 30 वीक्स तक मदर की सर्कुलेशन में पीक तक चला जाता है, ठीक है। अब इससे इंडिकेट क्या हो रहा है, अल्फा फीटोप्रोटीन का जो नॉर्मल लेवल होता है दैट इज 10 to 150 नैनोग्राम, ठीक है, 10 to 150 नैनोग्राम तक होता है। 10 to 150 नैनोग्राम, ठीक है। ये इसका नॉर्मल लेवल होता है, लेकिन जब हम इसकी एस्टिमेशन कर रहे होते हैं,
जब हमने सेकेंड ट्राइमेस्टर में फिटर्स की स्क्रीनिंग करवाई है इसके लिए, तो हम लोगों ने क्या करना होता है, इसका लेवल हम लेते होते हैं मल्टीपल ऑफ मिलियंस में, मल्टीपल ऑफ मिलियंस में। ठीक है, तब इसका नॉर्मल लेवल कितना होता है, 2, 2 मल्टीपल्स ऑफ मिलियन। ठीक है, जब हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में इसकी स्क्रीनिंग कराते हैं, जब मोर देन, अगर ये ज्यादा होगा, मोर देन 2.5 मल्टीपल्स ऑफ मिलियन होगा, तो क्या इंडिकेट करेगा ये, 2.5 या इससे ज्यादा होगा, तो इसका मतलब है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, या ब्रेन बना ही नहीं है, ब्रेन बना ही नहीं है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, या फिर एन एनकेफली है। एन एनकेफली करके इसका ही रिमूव कर देते हैं एक दफा। मोर देन 2.5 मल्टीपल ऑफ मिलियन, बस आप इतना याद रखें, जब इसका लेवल हाई होगा फीटोप्रोटीन का, तो इसका मतलब क्या है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, या फिर ब्रेन बना ही नहीं है, एन एनकेफली। ठीक है, और अगर इसका लेवल लेस देन 0.8 है, तो इसका मतलब क्या है, मल्टीपल ऑफ मिलियन, 0.8 मल्टीपल ऑफ मिलियन, इसका मतलब क्या है, डाउन सिंड्रोम है। ठीक है, समझ आ गई है सबको। यस सना, बिल्कुल ठीक आपने बताया। सबको समझ आ गई है। ठीक है, मोर देन 2.5 मल्टीपल ऑफ मिलियन होगा, तो इसका मतलब है न्यूरोटिक डिफेक्ट्स या फिर ब्रेन की डेवलपमेंट ही नहीं हुई है। और अगर लेस देन 0.8 मल्टीपल ऑफ मिलियन होगा, तो डाउन सिंड्रोम होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला हमारा टेस्ट है क्वाड्रुपल स्क्रीनिंग। क्वाड्रुपल स्क्रीनिंग में हमने क्या करवाना होता है, जी वो हम नॉर्मली, जो हम अपनी आसानी के लिए करते हैं ना, जो हम नॉर्मली लेते हैं, ये नहीं नहीं, ये जब हम इसकी सेकंड ट्राइमेस्टर में जो कर रहे होते हैं ना स्क्रीनिंग के लिए, जो हम इसका यूनिट यूज करते हैं, उसमें हम मल्टीपल ऑफ मिलियन यूज करते हैं, मल्टीपल ऑफ मिलियन इसका यूनिट यूज होता है। ठीक है, मल्टीपल ऑफ मिलियन जो है ना इसका यूनिट है, उसकी जो है ना वैल्यूज को हम लेते हैं जब हम इसकी सेकेंड ट्राइमेस्टर में स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, ये अभी की करंट गाइडलाइंस थी, इस पे मैंने एक रिसर्च भी पढ़ी है, उसमें उन्होंने बताया हुआ था, ये मल्टीपल ऑफ मिलियंस में, अब पता नहीं इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, उसके लिए जो है ना हम लोग मल्टीपल ऑफ मिलियंस जो है ना वो यूज करते हैं एज अ यूनिट। अच्छा, नेक्स्ट है हमारी क्वाड्रुपल स्क्रीनिंग। क्वाड्रुपल स्क्रीनिंग में हमने क्या देखना होता है, सेम यही एएफपी का लेवल देखना होता है, एएफपी का लेवल देखना होता है, बीटा एचसीजी का लेवल देखना होता है, ई टू एस्ट्राडायोल का लेवल देखना होता है, और इनहिबिन का लेवल देखना होता है। ठीक है, ये हमने सेकेंड ट्राइमेस्टर में करानी होती है क्वाड्रुपल स्क्रीनिंग। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, अगर हमारा एएफपी और एस्ट्राडायोल दोनों कम है नॉर्मल लेवल से, और बीटा एचसीजी और इनहिबिन ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम की डायग्नोस्टिक है ये। ठीक है, डाउन सिंड्रोम है ये। ठीक है, और अगर चारों के चारों लेवल्स जो हैं वो कम आते हैं, चारों लेवल्स ही कम है इसके, तो इसका मतलब ये क्या है, एडवर्ड है, एडवर्ड सिंड्रोम है।
एडवर्ड, ठीक है। ट्राइसोमी 18। समझ आ गई है? फिर हम इनको कंफर्म करने के लिए आगे कैरियो टाइपिंग कराएंगे। कैरियो टाइपिंग कराएंगे कंफर्म करने के लिए अपने डायग्नोसिस को, ठीक है। समझ आ गई है? कोई क्वेश्चन अभी तक? चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं फिर। नेक्स्ट है थर्ड ट्राइमेस्टर के लैब टेस्ट कौन कौन से करवाएंगे? डायबिटिक स्क्रीनिंग। डायबिटिक स्क्रीनिंग हम लोगों ने क्या करवानी है? सारी की सारी फीमेल्स को 24 से 28 वीक्स के बीच में हमने डायबिटीज के लिए जो है स्क्रीन करना है, ठीक है। समझ आ गई है? उसके लिए हमने क्या कराना होता है? ओजीटीटी टेस्ट कराना होता है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट पहले हम लोग क्या करते हैं, एक 50 ग्राम वाला होता है, एक 100 ग्राम वाला होता है। 100 ग्राम ग्लूकोज, जो 50 ग्राम वाला होता है ना, उसके अंदर हम लोगों ने फास्टिंग नहीं लेनी होती, ठीक है। फीमेल को डायरेक्टली हम लोगों ने जो है ना 50 ग्राम शुगर पिला देनी है, और उसके 1 घंटे के बाद हमने शुगर चेक करनी है। तो कितना लेवल आना चाहिए? लेस देन 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। लेस देन 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक इसका लेवल होना चाहिए। लेकिन अगर हमारा जो लेवल है वो मोर देन 140 आया है, तो हम लोगों ने फीमेल का क्या करना है? नेक्स्ट 100 ग्राम वाला ओजीटीटी करना है, ठीक है। 100 ग्राम वाला, इसमें क्या होता है, हम लोगों ने फीमेल का फास्टिंग लेवल देखना है। 8 घंटे की फास्टिंग हो, फास्टिंग लेवल चेक करेंगे तो कितना होना चाहिए? लेस देन 94 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। लेस देन 94 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होना चाहिए फास्टिंग, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने उसको 100 ग्राम ग्लूकोज दे देना है, पी लो। और उसके 1 घंटे के बाद हमने शुगर चेक करनी है, तो हमारा कितना लेवल आना चाहिए? लेस देन, कितना लेवल आना चाहिए? लेस देन 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। 2 घंटे के बाद कितना आना चाहिए? लेस देन 155 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और 3 घंटे बाद कितना आना चाहिए? लेस देन 140। समझ आ रही है वैल्यूज की? सबसे पहले हमने फास्टिंग कर लेनी है, फिर हमने 1 घंटे के बाद कर लेनी है, फिर हमें 2 घंटे के बाद, फिर 3 घंटे के बाद। जो 1 घंटे के बाद हो वो लेस देन 180 होनी चाहिए, और 3 घंटे के बाद लेस देन 140 होनी चाहिए। इनमें से अगर दो वैल्यूज भी हमारी एबनॉर्मल आ जाती हैं, तो जेस्टेशनल डायबिटीज है, ठीक है। जेस्टेशनल डायबिटीज है पेशेंट को, ठीक है। समझ आ रही है? समझ आ गई ओजीटीटी की? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। अगेन हमने सीबीसी करा लेनी है पेशेंट की, ठीक है। सीबीसी क्यों करा लेंगे? क्योंकि सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर क्या होता है,
जो फीमेल के पास आयरन होती है ना, वो बेबी की तरफ ज्यादा जाना शुरू हो जाती है, फीमेल के पास आयरन कम होती है। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने सीबीसी करवा लेनी। वैसे तो थर्ड ट्रिमेस्टर में भी हमने सारी बेसलाइंस करवानी होती है। ठीक है, सीबीसी करा लेंगे आयरन लेवल देखने के लिए, और उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर लेंगे फीमेल को मैनेज कैसे करना है अगर वो आयरन डिफिशिएंट आती है। ठीक है, एटिपिकल एंटीबॉडी स्क्रीनिंग। एटिपिकल एंटीबॉडी स्क्रीनिंग क्या है? आरएच स्टेटस अगर फीमेल का नेगेटिव है, आरएच स्टेटस अगर फीमेल का नेगेटिव है और आरएच पॉजिटिव बेबी आ गया है, आरएच पॉजिटिव बेबी है मतलब उसके अंदर एंटी आरएच एंटीबॉडीज पॉजिटिव हैं, लेकिन फीमेल के अंदर तो नहीं होंगी ना क्योंकि वो तो नेगेटिव थी। तो प्लेसेंटा के थ्रू ये एंटीबॉडीज मदर के अंदर चली जाएंगी। ठीक है, और इन एंटीबॉडीज की डिटेक्शन को हम एटिपिकल एंटीबॉडी स्क्रीनिंग कहेंगे। आरएच स्टेटस को ही देखने के लिए हम लोग इसको करते हैं चेक। ठीक है, और आरएच स्टेटस के लिए ही चेक करते हैं। ठीक है, समझ आ गई है? इसकी समझ आ गई सबको? एटिपिकल एंटीबॉडी स्क्रीनिंग की, एटिपिकल एंटीबॉडी जो फीमेल के अंदर पहले नहीं थी, लेकिन बेबी की वजह से वो एंटीबॉडीज उसके अंदर बन गई है, उसको चेक करने के लिए हम लोगों ने एंटीबॉडी टेस्टिंग करनी है ये। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अब हम लोगों ने करने हैं इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव मेथड्स। ठीक है, वैसे तो जो हमारे टॉपिक था ना वो कैटेगरीज आ जाती है एमनियोसेंटेसिस की, कोरियोनिक विलर सैंपलिंग की, कोडोसेंटेसिस की। सबसे पहले हम अल्ट्रासाउंड की बात कर लेते हैं। अल्ट्रासाउंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किसी को आइडिया है? अल्ट्रासाउंड की सिग्निफिकेंस क्या है? कब पहली दफा कब करवाना होता है, सेकंड टाइम कब करवाना होता है? किसी को कोई आइडिया? हम वीक्स पे हो जाता होता है, ये किस लिए होता है? एक तो बेबी की पोजीशन क्या है, मतलब इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी ही है, ये चीज कंफर्म करने के लिए, और दूसरी प्रेगनेंसी को ही कंफर्म करने के लिए हम करवा लेते होते हैं। ठीक है, वैसे जो हमारा डेटिंग स्कैन होता है वो कब होता है? 11 to 13 वीक्स के बीच में, 11 to 13 वीक्स पे होता है। ठीक है, जो डेटिंग स्कैन होता है। यस, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, डेटिंग स्कैन के लिए हम लोगों ने कराना होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड सना। डेटिंग स्कैन हमारा 13 वीक्स पे होता है, 11 to 13 वीक्स के बीच में। जब भी हमारे पास ऐसा कोई स्कैन आ जाएगा तो हम जो है ना डेटिंग जो है निकाल लेते हैं इजीली, हमारी कंफर्मेशन जो होती है ना वो इजी हो जाती है ऐसे, कि जो है ना बेबी बिल्कुल जो है ना वो डेट्स के साथ मैच हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है अनॉमली स्कैन। अनॉमली स्कैन कब कराना होता है? 18 to 22 वीक्स के बीच में करा लेते होते हैं, ये हमारी विंडो है। ठीक है, 18 to 22 वीक्स के बीच में करवा लेते हैं, ये हमारा क्या है? अनॉमली स्कैन। ठीक है, उसके बाद तो थर्ड ट्राइमेस्टर में तो हमने हर 2 2 वीक्स के बाद कराना होता है स्कैन। थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर हर 2 वीक्स के बाद स्कैन कराना होता है। ठीक है, बेबी की ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए, उसकी मूवमेंट को असेस करने के लिए, एमनियोटिक फ्लूइड को असेस करने के लिए। ठीक है, ये थर्ड वीक। फर्स्ट में हमारा डेटिंग स्कैन आ जाता है, सेकंड में हमारा नॉर्मली स्कैन आ जाता है, और थर्ड में तो हम लोगों ने बेबी की जर्नल जो असेसमेंट है फीटल वेलबींग के लिए करवाना होता है हर 2 2 वीक्स के बाद। ठीक है, समझ आ गई है अल्ट्रासाउंड की?
अच्छा, एक और चीज मैंने बतानी थी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो होता है ना अल्ट्रासाउंड, अगर हमारे पास कोई फीमेल आती है 35 और अबव, तो आप लोग क्या देखेंगे? फर्स्ट ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड में हम क्या क्या देखेंगे फिर? 11 to 13 वीक्स वाला चले लगाने, इस पे हमारे पास आई है 35 और अबव आई है। उस पे हम लोगों ने क्या देखना है? अल्ट्रासाउंड पे हमें क्या नजर आएगा? न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी चेक करेंगे उस पे। ठीक है, क्योंकि 35 और अबव जो है ना, वो डाउन सिंड्रोम का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। 35 वीक्स पे है। कौन? नहीं, ये 11 to 13 वीक्स पे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर है ना। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे हमारे पास आई है 35 प्लस। 35 एज है, 35 ईयर ओल्ड फीमेल है। 35 ईयर ओल्ड या अब फीमेल आई है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखनी है? उसकी न्यूक्ल ट्रांसलूसेंसी। न्यूक्ल ट्रांसलूसेंसी क्या होती है? जो हमारा न्यूक्ल रीजन होता है, उधर फ्लूइड जो होता है ना, वो कोमुलेट हो जाता है। फ्लूइड की कोमुलेशन, जब वो फ्लूइड कोमुलेट हो जाता है, जब हम अल्ट्रासाउंड स्कैन करते हैं ना, तो वो हमें क्या क्या नजर आता है? थोड़ा सा उसकी ट्रांसल्यूसेंट नजर आता है, थोड़ा लाइट्स जो है ना उससे पास हो रही होती है। ठीक है, जब आप कोई स्कैन ऐसा देखेंगे ना, मैं स्कैन शेयर करूंगी आप लोगों से, न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी जिसमें जो है ना विजिबल हो रही होती है। ठीक है, वो एरिया जो होता है ना थिक नजर आ रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो है ना फ्लूइड कोमुलेट हुआ होता है। ये हमारा एरिया जो होता है ना, न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी जो होती है ना, यहाँ पे शो हो रहा होता है। ये कितना होता है? 2.5। कितनी थिकनेस हो नॉर्मल होती है? 2.5 अगर थिकनेस हो तो ये नॉर्मल होगी। ठीक है, 2.5 नहीं, 2.5 से कम हो। लेकिन अगर 2.5 है या इससे ज्यादा है, तो ये हमारी क्या होगी? ये रिस्क फैक्टर है हमारे लिए कि हमने आगे अब डाउन सिंड्रोम की असेसमेंट करनी है। ठीक है, वो जो हमने अभी पढ़ी थी क्वाड्रुपल स्क्रीनिंग करेंगे। समझ आ गया यहाँ तक? समझ आ गया सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट हम जाएंगे अपने इन्वेसिव टेस्टिंग की तरफ। ठीक है, एमनियोसेंसिस, कोरियोनिकुलर एंड पोडोसेंसिस। ठीक है, किसी को आइडिया हो इन तीनों के बारे में? कोई बताना चाहेगा? ट्रिपल स्क्रीनिंग, ट्रिपल स्क्रीनिंग का तो नहीं इधर लिखा हुआ था। जो मैंने इधर पढ़ा है ना 10 टीचर्स में हमारी, वहां पे इनिशियली जो है ना हम स्टार्ट में जो है ना करवाते होते थे अल्फा फीटोप्रोटीन, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए कराते हैं, ये दोनों टेस्ट कराते होते थे। ठीक है, इनिशियली जो हम करवाते थे ना स्क्रीनिंग पहले स्टार्ट में, तब ये दोनों की स्क्रीनिंग के थ्रू होता था, इसकी असेसमेंट होती थी। ठीक है, फिर जो है ना, अभी जो करंट जो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं डाउन सिंड्रोम के लिए, वो क्वाड्रुपल स्क्रीनिंग करते हैं। बाकी जो है ना कैप्लान वगैरह में हर जगह सिर्फ क्वाड्रुपल स्क्रीनिंग ही मेंशन है। उधर तो इवन ये भी मेंशन ही, ये हमारी 10 टीचर्स में लिखा हुआ था एएफपी और प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए।
ये दोनों जो है ना, इन दोनों का लेवल जो है हम मॉनिटर करते थे इनिशियली पहले स्टार्ट में, लेकिन अब ये जो है ना वो खत्म हो गया हुआ है। अब हम क्वाड्रुपल स्क्रीनिंग करते हैं। समझ आ गई सबको? समझ आ गई है? ठीक है। स्क्रीन शो हो रही है कि कोई मसला तो नहीं हो रहा? ठीक है, चले जी हम चलते हैं अपने इन्वेस्टिव प्रोसीजर्स की तरफ। सबसे पहले हम एमनियोसेंटेसिस की बात करेंगे। एमनियोसेंटेसिस के लिए हमारे कुछ प्री रेक्विजिट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोगों ने जो है ना फीमेल का अल्ट्रासाउंड करके कंफर्म कर लेना है वाइबल प्रेगनेंसी है, ठीक है, सिंगल प्रेगनेंसी है, जेस्टेशन कंफर्म कर लेनी है। ठीक है, समझ आ रही है ना सबको? स्क्रीन शो हो रही है? मेरे पास थोड़ा सा ना नेटवर्क का इशू आ रहा है, इसलिए मैं आप लोगों से बार बार पूछ रही हूँ। मेरा नेट स्लो आ रहा है, स्लो चल रहा है। आप लोगों को कोई इशू तो नहीं आ रहा ना? हाँ जी। एमनियोसेंसिस, क्या एमनियोसेंसिस करनी है हम लोगों ने? सीवीएस था और और कोडोसिंथेसिस, दोनों का, तीनों का क्या है? सीवीएस कोरियोन विलस सैंपलिंग। ठीक है, इसमें हमने क्या करना होता है, जो हमारी कोरियोन होती है ना, उसके अंदर फीटल ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स होते हैं। फीटल ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स, वो रिपीटली डिवाइडिंग होते हैं, रैपिडली डिवाइड हो रहे होते हैं। असल में हमने जो कोरियोन विलस सैंपलिंग होती है उसमें हमने उन सेल्स का सैंपल लेना होता है। ठीक है, जो हमारी एमनियोसेंटेसिस होती है उसके अंदर हम लोगों ने एमनियोटिक फ्लूइड का सैंपल लेना होता है, एमनियोटिक फ्लूइड का सैंपल। जो कोडोसिंथेसिस होती है इसमें हमने बेबी का ब्लड लेना होता है, ब्लड सैंपलिंग करनी होती है, फीटल ब्लड सैंपलिंग। ठीक है, समझ आ गई है ना तीनों प्रोसीजर्स की? अब हम डिटेल से करते हैं कि इनको हम लोगों ने कैसे परफॉर्म करना होता है। अच्छा, जो हमारी एमनियोसेंटेसिस होती है उसमें हमने एमनियोटिक फ्लूइड का सैंपल लेना होता है। कितना सैंपल लेना होता है? 15 to 20 ml। कैसे लेना होता है? ये हमने अल्ट्रासाउंड गाइडेड जो है ना नीडल पास करनी है। ठीक है, एब्डोमिनल वॉल से पास करेगी, मायोमेट्रियम से पास करेगी, और ये एंटर हो जाएगी एमनियोटिक कैविटी के अंदर, एमनियोन के अंदर। यहाँ से हमने एस्पिरेट कर लेना है 15 to 20 ml फ्लूइड। ठीक है, समझ आ गई है ना? और इसको हमने परफॉर्म कब करना होता है? 15 वीक्स पे। 15 वीक्स पे हमने परफॉर्म करना होता है। ठीक है, और इससे जल्दी जो अर्ली जो होता है वो हम कौन सा परफॉर्म कर सकते हैं टेस्ट? एक 11 वीक्स पे होता है ना?
यस, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड सना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? प्री रेक्विजिट जो है ना वो सभी के सेम ही होंगे। जो हमने पहले सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करके जो है वो प्रेगनेंसी का कंफर्म करना है, वायबल है, सिंगल है, जेस्टेशनल एज उसकी कंफर्म करनी है और प्लेसेंटा की पोजीशन देखनी होती है, ठीक है। ये हमारे प्री रेक्विजिट होते हैं। ये हमारी कोरियोन विलस सैंपलिंग है। कोरियोन विलस सैंपलिंग का क्या होता है? सबसे पहले अल्ट्रासाउंड किया हम लोगों ने कंफर्म करने के लिए, यही जो प्री रेक्विजिट मैंने अभी आपको बताए हैं, ठीक है। फिर जो है ना हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड गाइडेड जो है ना नीडल पास करनी है। अच्छा, अब पहले हम लोगों ने ये अपने प्री रेक्विजिट पूरे कर लेने हैं, प्लेसेंटा की पोजीशन देख लेनी है। क्योंकि कोरियोन विलस सैंपलिंग है ना, मतलब जो हमारा कोरियोन है प्लेसेंटा का पार्ट, जिसमें रिपीटली डिवाइडिंग विलाए होते हैं। विलाए के अंदर जो है रिपीटली डिवाइडिंग ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स होते हैं। कोरियोन के ऊपर जो विलाए लगे होते हैं इसके अंदर ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स होते हैं, ठीक है। उसका सैंपल्स हमने बेसिकली लेना होता है इसके अंदर। तो हमने इसमें प्लेसेंटा की पोजीशन देख लेनी है कि प्लेसेंटा जो है ऊपर है या नीचे की तरफ है, ठीक है। कि हम लोगों ने सैंपल जो है वो पर एब्डोमेन लेना है या सर्विक्स के थ्रू लेना है, या सर्विक्स के थ्रू लेना है, ठीक है। पर एब्डोमेन ने अल्ट्रासाउंड गाइडेड नीडल पास करनी है। एमनियोटिक कैविटी के अंदर एब्डोमिनल वॉल को क्रॉस करेगी, मायोमेट्रियम को क्रॉस करेगी, एमनियोटिक कैविटी के अंदर जाएगी और ये प्लेसेंटा से सैंपल ले लेगी, ठीक है। और इसके अलावा जो है अगर हमारा प्लेसेंटा नीचे की तरफ है तो फिर हम लोगों ने बायोप्सी कैथेटर लेना है, बायोप्सी कैथेटर लेना है और इसको सर्विक्स के थ्रू डाल के प्लेसेंटा जहाँ पे होगा वहां से हमने इसको एस्पिरेट कर लेना है सैंपल को, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक? समझ आ गया बच्चों? नेक्स्ट हमारा क्या है? फोटोसिंथेसिस। इसमें हमने क्या करना है, अम्बिलिकल कॉर्ड से सैंपल लेना है। सैंपल क्या लेना है? फीटल का ब्लड लेना है, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड सैंपल, फीटल का ब्लड लेना है, ठीक है। इसमें भी सेम प्री रिक्विजिट है हमारे। अल्ट्रासाउंड के थ्रू, अल्ट्रासाउंड गाइडेड जो है हमने नीडल पास करनी है एब्डोमिनल वॉल से, मायोमेट्रियम से, और ये जाएगी एमनोटिक कैविटी में। और ये जहाँ पे ये वाली पोजीशन जो है ना, जहाँ पे कॉर्ड जो है वो प्लेसेंटा के अंदर लग रही होगी, वहां से जाके हमने सैंपल लेना है। क्यों? क्योंकि ये फिक्स होता है, ये मूव नहीं करता, इसलिए यहाँ से सैंपल लेना आसान होता है। और ये सारा हमने क्या करना है, अल्ट्रासाउंड गाइडेड कर रहे होने, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने जो है सैंपल लेना है, फीटल ब्लड सैंपल ले लेना है, ठीक है। समझ आ गई अभी तक? तीनों प्रोसीजर समझ आ गए हैं? अभी हम इनका कंपैरिजन डिस्कस करेंगे, ये किस लिए यूज होते हैं और कितना इनके साथ मिसकैरेज का रिस्क होता है। अभी तक समझ आ गई तो नेक्स्ट चले। चलें जी, दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट हमारा है, ये हमारा इसका कंपैरिजन है, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस जैसे मैंने आपको बताया था, नीडल को इंसर्ट करना है एमनियोटिक सैक के अंदर और वहां से हम लोगों ने कितना फ्लूइड लेना है? 15 to 20 ml। 15 to 20 ml का फ्लूइड हम लोगों ने कलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसको आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज देना है। 15 वीक्स पे करना होता है हम लोगों ने। इससे मिसकैरेज का रिस्क कितना होता है? 1%। 1% मिसकैरेज रिस्क होता है। इसको मैंने याद किया हुआ है ऐसे, कैम कॉर्ड से। कैम कॉर्ड, कॉर्ड, कैम मतलब सीवीएस, एम मतलब एमनियोसेंटेसिस, और कॉर्ड मतलब कॉर्डोसेंटेसिस, ठीक है। जो सीवीएस होता है हमारा 11 वीक्स पे होता है, ये 15 वीक्स पे होता है और ये 20 वीक्स पे होता है, ठीक है। और रिस्पेक्ट रिस्क ऑफ मिसकैरेज क्या होता है? 2% होता है, 1% होता है, 2 to 5% होता है, ठीक है। आप लोग भी ऐसे अगर याद करना चाहें तो।
ऐसे याद रह जाता है। कैमकोट, कैमकोट सी से हमारा सीवीएस 11 वीक्स पे और 2% रिस्क है। एमनियोसेंसिस 15 वीक्स पे 1% मिसकैरेज रिस्क है। ओडोसेंसिस 20 वीक्स पे और 2 to 5% मिसकैरेज रिस्क है। ठीक है। अच्छा, इनको हम लोगों ने यूज का किस लिए करना होता है? जो हमारे एमनियोसेंसिस और कोरियोन विलर सैंपलिंग है ना, इनकी तो सेम ही मतलब हम इंडिकेशंस हैं कि हम लोगों ने जो है ना इसको क्रोमोसोमल एनोमलीज के लिए, एनफ्लाइटिस के लिए जो है ना देखना होता है। क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं हमारी? ट्राइसोमी, ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 18 एडवर्ड सिंड्रोम, ट्राइसोमी 13 टाउ सिंड्रोम। ठीक है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो गए कुछ। बाकी एक्स लिंक्ड और वाई डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं। ये दोनों सेम ही है इसके, जो कोरियोन विलर सैंपलिंग और एमनियोसेंसिस के अंदर दोनों सेम ही हम यूज करते हैं। ठीक है। जो हमारी कोडोसेंसिस है ना, ब्लड सैंपल, ब्लड से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा ब्लड अगर हम ले रहे हैं तो उससे क्या टेस्ट होगा। इसे हम लोगों ने ब्लड के डिसऑर्डर्स देखने होते हैं। ठीक है। इसके अलावा आरएच इनकम्पैटिबिलिटी चेक कर लेंगे। फीटल लंग मेच्योरिटी भी इससे असेस कर सकते हैं ब्लड से। समझ आ गई है? टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस 20 वीक्स है। समझ आ गई है? प्री नेटल डायग्नोसिस और लैब टेस्ट हमारे यहीं पे खत्म होते हैं। अभी हम नेक्स्ट एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। सब लोग रेडी हैं? नेक्स्ट चले एमसीक्यूज पे, जो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन? सबको समझ आ गया? सब क्लियर हो गया? सब कुछ क्लियर हो गया? किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? तो हम एमसीक्यूज की तरफ चलें फिर। चलें फिर नेक्स्ट। चलें जी। चलें जी, क्वेश्चन सॉल्व करें। हैं? ई कौन कह रहा है? अस्मा ई? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के लिए हम लोगों ने क्या देखना होता है? फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी। यस, बिल्कुल ठीक है। फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से जो है ना न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें और बताएं। यस, बिल्कुल। मैक्रोसोमिया। ठीक है, मैक्रोसोमिया कंफर्म करने के लिए हम कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, बताएं।
जी बिल्कुल, 24-28 वीक्स पे जो है ना हम लोगों ने उसका ओजीटीटी करवाना है। नेक्स्ट। यस, डाउन सिंड्रोम, वेरी गुड। जी बिल्कुल, इटर्नल सीरम CA 125। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप लोगों ने ना क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसके अंदर एक ऐसा कोड वर्ड लिखा होता है जिससे आप डायग्नोसिस तक पहुंच जाते हैं। फिर ये जो एक्सेप्ट, ट्रू, ये वाली चीजें जो है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, एक्सेप्ट, इस तरह की चीजें जो है ना आपको घुमाती है वहां पे। जी बिल्कुल ठीक है एमिन, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सबको समझ आ रही है ना क्वेश्चंस की? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर प्लीज। नहीं, ए नहीं आएगा बच्चों इसमें। बेबी को कंजेनिटल बेबी को कंजेनिटल हार्ट डिजीज डिटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, फीटल इकोकार्डियोग्राफी करवानी होती है। ठीक है, फीटल इकोकार्डियोग्राफी ही करवाएंगे इसके अंदर। क्योंकि वॉल्वुलर डिफेक्ट है ना, वॉल्व का डिफेक्ट है। वॉल्वुलर डिफेक्ट जो होता है ना वो इको पे ही नजर आता होता है। जी बिल्कुल इमाद, बिल्कुल ठीक आपने आंसर किया। यस अस्मा, बिल्कुल ठीक। फीटल इकोकार्डियोग्राफी कराएंगे क्योंकि वॉल्वुलर डिफेक्ट है तो वो इको पे ही डिटेक्ट होगा। ठीक है, समझ आ गई इस क्वेश्चन की? चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल ठीक है अस्मा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड। ये क्वेश्चन मैंने कल के टॉपिक से ऐड किया है। यस, बिल्कुल ठीक से बात। बिल्कुल ठीक। वेरी गुड। बेबी का वेट अगर कम होगा, लेस देन 2.5, तो हम उसको जो है ब्रीच के थ्रू, ये ब्रीच वैजाइनल डिलीवरी उसकी पॉसिबल है, फिर हम कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो यही है कि हमने पेशेंट को सिजेरियन की तरफ ही लेके जाना है। सबको समझ आ गई क्वेश्चन की? क्वेश्चन की समझ आ गई है सबको? अगले क्वेश्चन पे चलें। चलो जी, नेक्स्ट पे। और ये क्या? ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है शायद मेरे से। ये ग्रेविडा, ग्रेविडा 3 पैरा 2 है। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड। थैंक यू। सबको आज का लेक्चर समझ आ गया? CA 125 वाला MCQ उसमें से हो गया था। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा दिखा देती हूँ आपको। ये जी हो गया शो आपको? अच्छा अस्मा, आपका वो जो क्वेश्चन था ना 10 to 150 वाला, ये ना मैं दोबारा भी चेक कर लूंगी। ये ना मैंने दो जगह से देखा है, दोनों में एक लेवल नॉर्मल जो है ना, एक जगह पे 10 to 150 था, लेकिन जब सेकंड सेमेस्टर स्क्रीनिंग की बात थी ना, तो वो मल्टीपल्स ऑफ मिलियन में उन्होंने किया हुआ था कैलकुलेट, और उसी के थ्रू जो है ना आगे नेक्स्ट सारी प्रोसीडिंग की हुई थी। बाकी मैं इसको ना एक दफा दोबारा फिर रीचेक कर लूंगी। बाकी कल किसी ने शायद पूछा हुआ था कि वो सर्विक्स की जो लेंथ है वो 2 होती है नॉर्मल, 10 टीचर्स में मेंशन है, वो अगर 10 टीचर्स में है तो वो मेंशन गलत की हुई है, उसकी 3.5 से 4 जो है ना सेंटीमीटर वो नॉर्मल लेंथ होती है। हाँ जी, 3.5 से 4 सेंटीमीटर नॉर्मल लेंथ होती है, ठीक है। वही फेसमेंट के बाद जो है ना वो 0 तक जाती है, वही फेस होती है, वो खत्म हो जाती है। ठीक है। किसी का और कोई क्वेश्चन? ये वाला मेथड ठीक है? क्योंकि मुझे लग रहा था व्हाइट बोर्ड पे ना जो सही से शायद पेन से लिखा नहीं जाता उस पे, तो फिर ये वाला मेथड मुझे ज्यादा सही लगा था कि मैं ऐसे जो है ना शॉर्ट सी स्लाइड्स बना के तो इस तरह से एक्सप्लेन कर दूं। किसी को इस मेथड से प्रॉब्लम है तो वो मुझे बता सकता है।
और अगर कोई क्वेश्चन भी हो आप मुझे डायरेक्टली टेक्स्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलें जी, ठीक है, थैंक यू, कल मिलेंगे फिर। ओके, अल्लाह हाफिज।